हेलो सेवन्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चे, जैसा कि हमने लास्ट वीक चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। चैप्टर काफ़ी आसान था लेकिन काफ़ी बड़ा था। 7 एक्सरसाइज थी, सातों एक्सरसाइज हमने ठीक से कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट रहता है तो आप बच्चे ज़रूर अभी भी आप पूछ सकते हैं। और मुझको उम्मीद है आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी अच्छे से बढ़िया राइटिंग में विदाउट कटिंग्स कंप्लीट कर ली होगी। तो बच्चे, जैसा कि 2 चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि मैथमेटिक्स में 3rd चैप्टर है। और इसका जो बच्चे नाम है, ये क्या हो गया, रुको रुको बच्चे, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। क्या नाम बच्चे? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग भी काफ़ी आसान चैप्टर है, ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, 5th एंड 6th में। और बच्चे, आपको एक बात और मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको सिंपल कैलकुलेशन बस आना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन का मीनिंग थोड़ा बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हल्का फुल्का, सिंपल सा। दूसरी बात बच्चे, आपको इसमें 1-2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें 3 या 4 टर्म हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज। इन सब का मतलब याद हो बस। इसके आगे देखना, आपको चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपका ध्यान भटक गया, कुछ कैलकुलेशन में हल्की भी मिस्टेक होगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। आओ बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है, इसके जस्ट पहले हम ये समझेंगे कि डाटा क्या होता है। कुछ लोग इसको डाटा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको डेटा भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहना बच्चे। आओ हम देखते हैं कि डाटा हैंडलिंग के पहले डाटा का क्या मतलब है। तो बच्चे देखो, डाटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में हो, यानी किसी ऑर्डर में ना हो, अनऑर्गेनाइज्ड। बच्चे लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हर प्रकार का कोई भी जानकारी हो, इन द फॉर्म ऑफ या इन द अनऑर्गेनाइज्ड और रॉ फॉर्म। बच्चे, अनऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है बच्चे कि कोई भी डाटा किसी ऑर्डर में नहीं है, ऐसे ही बिखरा हुआ। मैं कहूँ बच्चे, मैं कहूँ किसी बच्चे के किसी बच्चे के नहीं, आप ऐसे कहो क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स आए मैथ में आउट ऑफ 10, और आपको ये इस प्रकार लिख कर दे दिया गया। बस इस प्रकार आपको लिख कर दे दिया गया, लिस्ट बनाकर इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 5, 8। ये क्या है? लिस्ट है, कुछ बच्चों के मैथ में मार्क्स हैं। क्या आपको ये लिस्ट देखकर कुछ अंदाज़ा लग रहा है? नहीं, ऐसे ही बिखरा हुआ है, इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है। कभी 10, कभी 5, कभी 8, कभी 2, कभी 1। ना ही इंक्रीजिंग में है, ना ही डिक्रीजिंग में है, ना ही पता लग रहा है क्या है, ये कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ तब पता लग रहा है कि हाँ मैथ में मार्क्स है, इसमें मार्क्स हैं। लेकिन बच्चे, क्या आपको ये डाटा देखकर कुछ अंदाज़ा लग रहा है? क्या आप बता सकते हो ये किस ऑर्डर में है? किसी भी ऑर्डर में नहीं है, बिखरा हुआ है रेंडमली, कोई भी नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया। यानी इस प्रकार का कोई भी जानकारी हो, कोई भी जानकारी हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? उसे डाटा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी मीनिंग है, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड और रॉ फॉर्म। अब बच्चे आ जाओ डाटा हैंडलिंग पे। तो जैसा कि डाटा हमने देखा, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डाटा। ऐसे ही बच्चे, डाटा हैंडलिंग क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। हैंडल मतलब उसको एक अच्छे से ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना। हम क्यों किसी भी डाटा को अच्छे से हैंडल करते हैं? ताकि उस डाटा को हम ठीक से पहचान पाए, उस डाटा के द्वारा हम कोई अपने उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट कर पाए। समझे बच्चे? अब ये नहीं कि हम हमारे पास डाटा है उसमें से हमें कुछ पता ही ना हो, ये क्या है?
तो उसको हैंडल करते हैं ताकि पता कर सके, हमें आसानी हो जाए डाटा हैंडलिंग करने में। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है कि बच्चे उसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द डाटा। ये डाटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कैसे? मीनिंगफुली। ये नहीं कि उसका कोई मीनिंग ही ना हो, हम इस प्रकार उसको रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें उसका कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम डाटा में से कोई इंफॉर्मेशन को ले पाएँ, कोई जानकारी ले पाएँ, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर पाएँ। मेरी बात समझे बच्चे? सिंपल सी मीनिंग है, सिंपल सी कहानी है कि डाटा को, इस वाले डाटा को हैंडल करना, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना मीनिंगफुली, ताकि उसका कोई मीनिंग हो। क्यों करते हैं? ताकि हम उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाएँ। उसे क्या बोलेंगे? डाटा हैंडलिंग, इस प्रोसेस को। जैसे बच्चे, हमारा जैसे हमारे पास अब ये देखो, ये है। अब यहाँ से आपको कुछ पता लग रहा है? बिल्कुल पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो बच्चों के मार्क्स हैं वो किस प्रकार है? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हो कि हाँ, ये मार्क्स इस नंबर पे है या ये मार्क्स इतना पीछे है। इसमें आप आसानी से बता सकते हो बच्चे कि कौन से बच्चे का हाईएस्ट मार्क है, कौन से बच्चे का लोवेस्ट मार्क है। देखो देखो मेरी बात सुनो। एक तो आपके पास, रुको इसको मैं हटा रहा हूँ। एक तो आपके पास ये था, इसमें से आपको बताना हो किसके लोवेस्ट मार्क्स हैं, किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। आप बता तो दोगे, लेकिन आपको समय लग जाएगा खोजने में, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें देखो, इसमें आपको जो डाटा है वो पहले से हैंडल किया हुआ है, पहले से मीनिंगफुल उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो मैं आपसे पूछूं लोवेस्ट मार्क्स क्या होगा, आप कहोगे तुरंत 0। हाईएस्ट मार्क्स आप कहोगे तुरंत 10। बीच में क्या है? बीच में वाला भी बता दोगे आप। लेकिन बच्चे इसमें नहीं बता पाओगे ठीक से, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बच्चे ये है डाटा और डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से आ जाओ इसके आगे क्या है टॉपिक? इसके आगे टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यू। अब ये क्या होता है बच्चे? सिंपल सी कहानी है कि ऐसा टर्म जो डाटा को रिप्रेजेंट करे, जो डाटा की सेंट्रल वैल्यू को बता दे। एक ही बात है, जो डाटा को रिप्रेजेंट करे या जो डाटा को सेंट्रल वैल्यू बता पाए, किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यू, तो उसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव या सेंट्रल वैल्यू। फिर से कह रहा हूँ, जो डाटा को किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है उसे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहते हैं। तो बच्चे टोटल 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होते हैं। टोटल 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होते हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन होते हैं, मोड होता है, मीडियन होता है। सर हम इनको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि जब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा कि इनको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि एक एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, वो है बच्चे रेंज। लिखना मैं यहाँ पे भूल गया, खैर रेंज भी है। हालांकि रेंज को हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इतना मतलब खास कर इनकी तरह नहीं मानते, लेकिन ये भी आपके डाटा हैंडलिंग चैप्टर में टॉपिक है। रेंज क्वेश्चन में बहुत बार आता है। लेकिन बच्चे रेंज बहुत ही आसान चीज़ है, मैं इसको लास्ट में समझा दूंगा क्या है रेंज। ठीक है? मान लो मैं भूल भी गया समझाना, नहीं समझा पाया, तो आप मुझको प्लीज़ बता देना कि सर आपने रेंज इस वीडियो में नहीं समझाया था। खैर पहले हम आ जाओ इन तीनों को करते हैं बच्चे। जैसा कि फर्स्ट क्या है? अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले करेंगे अर्थमेटिक मीन। ये क्या होता है? तो बच्चा इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या बोल सकते हो? ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। रुको मेरी बात सुनो, रुको बच्चे याद करो, ये हम डाटा पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने ये डाटा देखा था। ये देखो नंबर्स, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं 10, 5, 8, ये सब क्या है बच्चे? इनको वैल्यूज़ कहते हैं। डाटा में जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको वैल्यूज़ कहते हैं, या उसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। मैं कहूँ इसमें कितने ऑब्जर्वेशन हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है। टोटल
7 ऑब्जर्वेशन है। सॉरी बच्चे, एक ये भी है लास्ट में, तो अरे कहाँ गया, हाँ एक ये भी है, तो टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है या टोटल 8 वैल्यूज है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। तो बच्चे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूले में, देखो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, आओ एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 10 बाय 5 स्टूडेंट इन अ क्लास। बच्चे मान लो किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, उन पाँचों बच्चों के किसी टेस्ट के मार्क्स दिए गए हैं, जो कि 10 मार्क्स का टेस्ट दिया हुआ है। तो एक बच्चे का 10 में से 10 आए, दूसरे के 5 आए, एक के 0 आए, एक के 1 आए और एक के भी 5 आए, यानी बच्चे यहाँ पे 5 बच्चों के मार्क्स हैं। तो मीन क्या होता है, देखो अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं, सिंपल मीन भी कह सकते हो। इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा इन पांचों को ऐड कर दो, देखो लिखा हुआ है पर सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो इन पांचों वैल्यूज को, इन पांचों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो। तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करो, हालांकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। खैर एडिशन कैसे भी करो सेम आंसर आएगा। 1 + 2 करो तब भी 3 आएगा, 2 + 1 करो तब भी 3 आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में आप इसको ऐड करो। तो बच्चे आप इसको एक एक करके ऐड कर दो। देखो 10 5 15, 15 1 16। तो ये बच्चे यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 ले लो, मैं जानबूझ के 9 ले रहा हूँ ताकि हमारा पॉइंटों में आंसर ना आए। देखो मैंने यहाँ पे 9 ले लिया है, सुनो मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे 9 ले लिया है। क्यों लिया है बच्चे, आपको पता लग जाएगा, इसका कारण है ताकि हमारा आंसर आसान आ जाए, कैलकुलेशन में मुश्किल ना हो। तो बच्चे 9 5 14, 14 1 15, 15 5 20, ये 20 आ गया बच्चे, देखो 20 आ गया। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन टोटल है, तो 1 2 3 4 5, वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 बच्चे हैं, तो डिवाइड बाई 5। 20 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 5 4 जा 24। बच्चे यहाँ पे 4 क्या है, अर्थमेटिक मीन है, या सिंपली इसको आप मीन भी कह सकते हो। नोट, नोट क्या है, द वैल्यू ऑफ द मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। बच्चे एक बात ध्यान देना, मीन जो भी आएगा, मीन जो भी आएगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में ही होगा, वो डाटा के बाहर का वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता। जैसे बच्चे, जैसे ये है, तो बच्चे आपको बताओ कौन कौन सा डाटा था, तो 0 1 5 5 9 था, देखो 5 2 बार है ना, हाँ खैर 9 भी है। तो ये बताओ जो आपका आंसर आया है 4, क्या 4 इनसे बाहर आया है, नहीं। आप कहोगे 0 सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 0 सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 9, तो 0 और 9 के बीच का ही नंबर ये कोई होगा। देखो आ भी गया, मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया, 4 आ गया। ऐसे आप कभी भी मीन निकालना तो बच्चे वो इन्हीं डाटा में से के बीच का कोई नंबर होना चाहिए, इन्हीं डाटा के बीच का नंबर नहीं, इन्हीं डाटा के लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे और भी अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो बच्चे ये क्या है, ये मीन है, और मीन के बारे में आपको ये लास्ट वाली बात ध्यान में रखना है कि लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का ही कोई नंबर होगा। अब बच्चे आ जाओ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में नेक्स्ट टाइप, जो कि मोड है। मोड क्या होता है बच्चे, मोड काफ़ी आसान है। मोड का मीनिंग बस सिंपल सा है, द मोड ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सिंपल सी कहानी है, ऐसा वैल्यू या ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्टेन द मोड ऑफ गिवन डाटा, आपको एक डाटा दिया गया है जिसमें 5 5 7 4 3 9 5 4 है, तो बच्चे इसका मोड निकालना है। तो मोड का सबसे आसान मीनिंग है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो पहले इसको ऑर्डर में लिखो, हालांकि ऑर्डर में नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोड निकालते हुए आपको ऑर्डर में लिखने का फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई गलती होने की चांस नहीं होती। देखो इसको ऑर्डर में लिखो, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो 3 4 4, 4 2 टाइम्स आया है, 5 5 5, 5 3 बार आया हुआ है, 7 9। ये बताओ कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप कहोगे सर 5 आया है 3 बार, कौन 5 3 टाइम्स आया है।
तो इसका मोड क्या होगा, इसका मोड होगा 5, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। आसान मीनिंग है। आओ इसके बारे में भी एक खास बात जानते हैं। वो क्या खास बात है? देयर आर पॉसिबल टू अक्कर टू और मोर देन टू मोड। इसका मीनिंग बच्चे ये है कि एक क्वेश्चन में या एक एग्जाम्पल में या किसी भी डाटा में जरूरी नहीं कि मोड एक ही होगा। क्या पता एक से ज़्यादा भी मोड हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी किया है, इसमें सिर्फ सिंगल मोड था, सिर्फ एक मोड था। कौन था वो? 5। लेकिन बच्चे कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मोड हो। जैसे जैसे इस एग्जाम्पल में पहले देखते हैं कौन कौन सा नंबर इसमें है, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है। 3 4 6 1 4 5 2। इसको एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। 1 2 4 4 5 5 6। अब कहूँ बच्चे इसका मोड क्या होगा? आप कहोगे सर मैं तो कंफ्यूज हूँ। क्यों? आप कहोगे सर इसमें 4 भी 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है। तो बच्चे कोई ना, कंफ्यूज क्यों होना। आप कहोगे सर कोई ना, दोनों मोड होंगे। बिल्कुल। यदि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर सेम टाइम्स आ गए हैं और वो सबसे मैक्सिमम है, तो आप कह दोगे सारे के सारे मोड हैं। सारे के सारे नहीं, जो जो सेम टाइम्स आए हैं। तो बच्चे 4 भी 2 टाइम्स आया है और 5 भी 2 टाइम्स आया है, दोनों मैक्सिमम बार आए हैं। तो बच्चे इसमें मोड 2 होगा। कौन कौन? 4 भी होगा और 5 भी होगा। अब आ जाओ बच्चे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का टाइप है, वो है मीडियन। बच्चे मीडियन भी काफ़ी आसान है। मीडियन रेफर टू द नंबर दैट लाई इन द मिडल ऑफ द डाटा वैन द डाटा इज अरेंज्ड ईदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चे सिंपल सा मीनिंग है, जो मीडियन होगा वो आपके डाटा का सबसे बीच वाला वैल्यू होगा, मिडल, जो मिडल में होगा। कोई भी मान लो नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर, तो बच्चे इनके बिल्कुल बीच का डाटा होगा, बिल्कुल बीच का वैल्यू होगा। बीच का नंबर कह लो, बीच का वैल्यू कह लो, या बीच का ऑब्जर्वेशन कह लो, जो बिल्कुल बीच में होगा, मिडिल में होगा। लेकिन बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, या गलती से वो ध्यान में नहीं रखते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ ये होती है कि बच्चे बस ये देखते हैं काउंट करके कि बीच में कौन आ गया, 19 आ गया या 12 आ गया, बस हाँ हो गया। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं। आपको सबसे पहले काम ये करना है, या तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। मेरी बात समझे? दोनों ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर में आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो पहले। हालांकि मीन और मोड में इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर करना जरूरी नहीं था। करते हो तो अच्छी बात है, उसमें जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें कंपलसरी है, आपको करना ही होगा। तो बच्चे देखो कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है 13 16 12 14 19 12 14 13 12। तो पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। आपकी मर्जी है, आप इसको डिक्रीजिंग में भी कर सकते हो। तो मैंने इंक्रीजिंग में किया हुआ है 12 12 12 13 13 14 14 16 19। अब बच्चे इसमें आपको ये रखना है बीच की वैल्यू कौन सी है। देखो टोटल वैल्यू कौन सी है? 9 है। टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू 9 है। तो देखो बीच में कौन आएगा? बीच में आपको दिख रहा है बच्चे ये वाला। देखो 13 के इस साइड भी 4 नंबर और 13 के इस साइड भी 4 नंबर। ये बीच का 5वां नंबर है, बिल्कुल बीच का होगा। तो यहाँ बच्चे मीडियन क्या होगा? यहाँ पे मीडियन होगा 13। क्या होगा? 13। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आपको बस समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा? मीडियन 13 होगा। इसी को कहेंगे मीडियन, जो बिल्कुल बीच में होगा। अब सुनो बच्चे, ये तो 9 नंबर है। आपने आसानी से काउंट करके बता दिया कि बीच में 5 आएगा, 1 से लेकर 9 तक के बीच में 5 आएगा। तो पाँचवा नंबर वाला क्या होगा? मीडियन होगा। 1 2 3 4 5। लेकिन बच्चे यही मान लो नंबर 25 26 होते, 50 होते, 100 होते, हजारों होते, क्या इसको आप ऐसे काउंट करते कि बीच में कौन सा आएगा? नहीं। तो बच्चे उसके लिए एक फार्मूला भी बनाया गया है। फार्मूला क्या है बच्चे? n+1 डिवाइड बाई 2 th। अब ये बच्चे n क्या है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी टोटल वैल्यूज हैं, वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे इन एबोव एग्जाम्पल, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जो हमने अभी ऊपर लिया था, ये वाला जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो बच्चे इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था? कितने नंबर है टोटल? टोटल 9 नंबर हैं। तो 9+1 डिवाइड बाई 2। तो 9 में 1 जोड़ दो, क्या आएगा? 10। 10/2। 2 5 जा 10। क्या 5 आपका
मीडियन होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मत करना बच्चों से, ये भी गलती होती है। बस फार्मूला लगा दिया, 5 आ गया, बोल देंगे 5 है मीडियन। नहीं, 5 आपका मीडियन नहीं बच्चे, फिफ्थ मीडियन है। क्या है? फिफ्थ। इसका मीनिंग क्या है? यानी जो 5वें पोजीशन पे आएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलोगे? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखो काउंट करो, 5वें नंबर पे कौन आएगा? 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे 13 आ गया, 13 आ गया। तो 13 क्या बच्चे? मीडियन है। तो ये 2 तरीके हैं मीडियन निकालने के, या तो सिंपल आप देख लो काउंट करके, या तो आप बच्चे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब सुनो, अब हालांकि मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक और है जिसका नाम है रेंज। रेंज मैं लिखना भूल गया था। खैर आप बच्चे रेंज को यहीं पे समझो, रेंज कोई खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। रेंज का मीनिंग होता है, रेंज का मीनिंग होता है इट इज़ द डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू इन गिवन डाटा। किसी भी गिवन डाटा में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी, उन दोनों को माइनस कर दो आपस में, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? रेंज होगा। तो कैसे लिखोगे आप? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट वैल्यू, आप लिखना नोटबुक में पूरा, एच फॉर हाईएस्ट, वी फॉर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है बच्चा? रेंज होता है। जैसे मैं आपको इसी एग्जांपल में समझा रहा हूँ। हमने ये एग्जांपल लिया था बच्चे, ये मोड वाला, सॉरी मीडियन वाला। बताओ इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर 19 है, तो 19 माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 12 है, 19 माइनस 12, 19 माइनस 12, क्या आंसर आएगा बच्चे? आंसर आएगा 7। तो 7 क्या है यहाँ पे? रेंज है। क्या है? रेंज है। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में देखो, इस वाले एग्जाम्पल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 9 माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 3, 9 में से 3 गया 6, 6 क्या है बच्चे? 6 यहाँ पे रेंज है। तो बच्चे आपका डाटा हैंडलिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि हालांकि बच्चे लास्ट में जब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए भी इंट्रोडक्शन आएगा, वो मैं बना दूंगा बाद में। लेकिन आपका जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और मेरे ख्याल से 3.3 भी, ये तीनों एक्सरसाइज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। वो करने के बाद हम आपको एक इंट्रोडक्शन और दूंगा बाद में, उसके ऊपर क्या है? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, वो लास्ट में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी वो एक अलग चीज़ है। उसके पहले जो आपको इंट्रोडक्शन का काम था वो मैंने समझा दिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। वो वीडियो आपको मैं आज भी भेज सकता हूँ, आज नहीं भेजा तो कल पक्का वो वीडियो आपको सेंड करूँगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 या 3.2 के क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ।